संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे इकाई 5 में भाषा विज्ञान। तो ध्वनियों का वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर और स्वर संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र इत्यादि पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो का से मा तक के 25 वर्ण आते हैं, और जो संघर्षी वर्ण होते हैं वो शा, सा, शा और जा इत्यादि वर्ण होते हैं, और अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वा। और जो स्वर होता है वो 9 स्वर कहते हैं, जिसको अच भी कहा जाता है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है मानवीय ध्वनि यंत्र संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। तो चलते हैं अपने हम शीघ्रतापूर्वक अपने विषय की तरफ। ये संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र। तो हमें मुख्य चीज़ों को ही जानना है। तो क्या कह रहे हैं कि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में भाषा प्रक्रिया को स्पष्ट किया और ध्वनि का साधन बताया वाग यंत्र। जिन अवयवों की सहायता से भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है वे वाग यंत्र, ध्वनि यंत्र या उच्चारण अवयव इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। और ध्वनि के उन्होंने 3 पक्ष बताए: उत्पादन, संवहन और ग्रहण भेद। उत्पादन ग्रहण का जो संबंध होता है वो शरीर से होता है, उत्पादन और ग्रहण का। लेकिन संवहन का जो संबंध होता है वो वायु तरंग से। याद रखने के लिए हम इसको इस तरह से भी जान सकते हैं, संवहन यानी ये वाह है तो वायु तरंग। अब पढ़ते हैं हम कि मानव शरीर में स्थित वाग यंत्र कौन कौन से हैं। वो हम सभी लोग जानते हैं और हमारे शरीर में ही उपस्थित हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं श्वास नली, जिसको वाइन पाइप कहते हैं, ग्रसनी यानी कि भोजन नली, ग्लटर, स्वर यंत्र, स्वरतंत्री, काकल, अभिकाकल, गलबिल, उपाली जिह्वा, अलिजिह्वा, कोवा, नासाविवर, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वर्त्रस या वृत्सरो, दंत, ओष्ठ, जिह्वानी, जिह्वानोक, जिह्वाफलक, जिह्वार्ग, जिह्वा मध्य और जिह्वा पश्च। ये जो अवयव होते हैं इन्हीं को ही हम वाक्यंत्र कहलाते हैं। काकल को कंठ या कंठबिल, कंठ गोहर भी कहा जाता है। दांतों की जड़ से यह उभरा हुआ खुरदरा भाग वत्रस कहलाता है, और इसका जो शुद्ध शब्द है अगर पेपर में पूछ लें तो ब्रश्रव है। ठीक है। और दांत के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, मूल। जैसे अग्र से बोलेंगे हम ता, देखो जो दंत से हमारा लग रहा था बोलने पे, इसलिए ये अग्र से बोलने वाला वर्ण है। मध्य में बोलते हैं दा, और मूल में जो है ना। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि हमारे शरीर में कौन कौन से वाग यंत्र हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। वाग यंत्र का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से, करण और स्थान। भाई ये वर्गीकरण बता दे कि ये साधन है, लेकिन वो कौन से किस कारण से हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक तो कहने की करण और दूसरा स्थान। वाग यंत्र की सहायता से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्वनियों को जो वर्गीकरण का आधार है वो 3 है: स्थान, प्रयत्न, करण अर्थात इंद्रिय। ये याद रखना है। अगर वाग यंत्र पूछेगा तो 2 बताएंगे, करण और स्थान। लेकिन अगर ध्वनि पूछेगा तो हमको इसमें प्रयत्न को भी इसमें हमको 3 चीज़ें देखनी है। तो वहाँ पर देखो करण भी है और स्थान भी, तो एक्स्ट्रा क्या इसमें प्रयत्न। तो ध्वनियों का जो वर्गीय प्रयत्न। स्थान क्या होते हैं देखेंगे, निश्वास वायु को जहाँ अवरुद्ध या बाधित करते हैं वह स्थान है। ओष्ठ से लेके कंठ पर्यंत तक अनेक स्थान होते हैं, और यह जो हम जानेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
वर्णों और स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। ये कितने होते हैं, ठीक है, ये 11 प्रकार के उन्होंने बताए हैं जो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि अकुहु विसर्जनाम कंठः। कौन कौन से वर्ण, देखो इसी सूत्र को जानेंगे, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अकुहु विसर्जनाम कंठः यानी कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं आ और का वर्ग और उसके बाद हा और विसर्ग। इचेशु नाम तालु ई और चा वर्ग चा झा झा या और या और शा। ये 8 वर्ण। कभी कभी ये भी पूछ रहे थे कंठ से कितने उच्चारित वर्ण होते हैं, तो 8, ठीक है। और इचेशानु तालु नाम के भी 8। ऋतु शाणा नाम मूर्धा री और टावर्ग रा और शा, इसके भी 8 वर्ण। ऋतु लासानाम दंता, ये भी 8 है, रे और तावर्ग ला और सा। अब आगे बढ़ते हैं 5। उपुपाध मान्योम ओष्ठो, ये 6 वर्ण होते हैं, उ और पा वर्ग, ठीक है। यंगा मंगा नामा नासिका चा, ये भी 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। एदे तो हो कंठ तालु, ये 2 वर्ण हैं, ए और आई, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों से। और इसका जो उच्चारण किससे करते हैं, कंठ और तालु से। ओ दो तो हो कंठोष्टम ओ और औ। वकार दंतोष्टम वा, इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से ही होता है, ये लिखा ना दंतोष्टम। जीवा मूल्य से जीहा मूलम, इसका चिन्ह है। नासिका अनुस्वार से। तो ये हमने पढ़ लिया कि वर्णों और स्वर के उच्चारण स्थान, ठीक है, स्थान के आधार पर। अभी हम जानेंगे प्रयत्न के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कितना इन्होंने बताया, 11 प्रकार का। और प्रयत्न भी आगे हमारा 2 भागों में विभाजित है। वो हमारा आभ्यंतर और बाह्य है। जो आभ्यंतर है वो 5 प्रकार का है, यहाँ देखो, और जो बाह्य है वो 11 प्रकार का है। तो जानेंगे कि प्रयत्न कहाँ होता है, कैसे होता है। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख विवर से लेकर कंठ तक, ठीक है, मुख विवर से लेकर कंठ तक जितने भी प्रयास होते हैं वो प्रयत्न हो। लेकिन स्थान में क्या था, ओष्ठ से लेके कंठ तक, याद रखना, होठ से लेके आपके गले तक। लेकिन प्रयत्न में क्या है, मुख विवर से लेकर कंठ, मुख से और कंठ तक। और इसका भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो देखते हैं आभ्यंतर में कौन से बताते हैं। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 हैं। और जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी हैं वो ईषद विव्रत को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं, देखते हैं। स्पष्टेषु दि व्रत विव्रत सव्रत भेदात। स्पष्ट देखो, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी का से लेकर मा तक के वर्ण। का वर्ग में का घ घा गा, चा वर्ग चा झा 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 या। फिर टा वर्ग में है, ता वर्ग है और पा वर्ग। ईषत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट मंतः स्थानम, ये 4 वर्ण है, यन यर अलावा। ईषद विव्रत, ईशादी व्रत मुष्म नाम, ये भी 4 वर्ण है। शल शा 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 हा। विव्रत, विव्रतम स्वरनाम, यानी कि जो स्वर हैं उनको अच भी कहते हैं, उनके 9 वर्ण होते हैं। अब आते हैं सव्रत। रस्व से अवर्ण से प्रयोगे सव्रतम, रस्व आकार केवल आ, इसमें केवल अवर्ण आएगा। जो सव्रत स्वर है वो केवल अ है। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी हमने कहा कि 4 है, लेकिन ईषद विव्रत को नहीं माना। किसको नहीं माना, इसको उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी में नहीं माना गया है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको स्वीकार किया। अब देखो बाह्य जो है वो 11 भेद हैं। वो कौन से हैं, बाह्य प्रयत्न स्वते कादशधा विवारा संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदातो नुदातः स्वृतिश्चेति। विवार में देखो खर प्रत्याहार, इसके लिए हमें प्रत्याहार को जानना होगा। सामान्य रूप से
कि कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम इसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल मैंने जगह भी छोड़ी हुई है, तो खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर जल्दी मेंशन करके आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे विवार में क्या है, खर प्रत्याहार होता है। संवार में हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। श्वास में श्वास में खर प्रत्याहार, नाद में हर्ष प्रत्याहार, घोष में भी हर्ष प्रत्याहार, अघोष में खर प्रत्याहार, अल्पप्राण वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यनश्य चार प्रणाम। अर्थात क्या कह रहे हैं, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस और हमारे यन प्रत्याहार, यानी कि का वर्ग आ जाएगा, फिर टा वर्ग होगा और पा वर्ग होगा, यानी कि कुचुटु दो में से हमें 3 वर्ग चुनने हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और साथ में यण वर्ण, तो टोटल होते हैं इसमें 19 वर्ण। इस तरह से मैं यहाँ पर इनको भी मेंशन करूँगी, ठीक है। तो महाप्राण कौन से होते हैं, वर्गानाम द्वितीय चतुर्यो शलस्य महाप्राणाः। तो इसमें क्या होगा, वर्ग का दूसरा और चौथा और शल, ये सभी मिलकर महाप्राण बनाते हैं। तो इसमें टोटल 14 वर्ण। फिर उदाता उचरे उदाता, अनुदात नीचरे अनुदाता, सुवृत समाहार सुवृत, यानी कि उदात अनुदात से मिलकर सुवृत की संरचना होती है। देखो यहाँ मैंने घोष अघोष वर्णों को समझाया है, इसको देख लेंगे कि क चटा तपा। तो वर्ग का जो हमारा अल्प प्राण, पहले अल्प है तो इसको देखेंगे कि 1 3 5, यानी कि अल्प प्राण है पहले, ठीक है। और चौथा, दूसरा और पांचवा हमारे महाप्राण है। ये देखो मैंने शॉर्ट में बनाया भी है, ठीक है। अघोष में पहला और दूसरा होता है और सघोष में हमारा 3 4 5 होगा, ठीक है। तो हर्ष वर्ण सुवर्णाद घोष है और हंस वर्ण 20 है। अब पढ़ते हैं हम करण के आधार पर। करण भी कहता है कि उन इंद्रियों को कहा जाता है जो सतत गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करती हैं। अधरोष्ट, जिह्वा, कोमल तालु, स्वर तंत्री, ये करण कहलाते हैं। इसके इन्होंने कहा ध्वनि के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के आधार पर बता रहे हैं कि ये 4 भागों में विभाजित है। वो 4 भाग कौन से हैं, चलो देखते हैं। जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार इसके भी इन्होंने क्या ही बोले 4 भाग। विवृत यानी कि जो खुला हुआ होता है, जैसे आ। अर्धविवृत जो आधा खुला हुआ होता है, ऐ ओ। संवृत जो अत्यंत ही संकीर्ण होता है, इन्होंने कहा इसके 2 भाग होते हैं, अग्र संवृत और पश्च। अग्र यानी आगे वाले वर्ण, पश्च यानी कि पीछे वाले, याद रखेंगे। तो ई और बड़ी, ठीक है। उ अर्ध संवृत में फिर इसके भी 2 भाग बताए उन्होंने कि अग्र अर्ध संवृत और पश्च अर्ध संवृत। अग्र अर्ध संवृत में ऐ, पश्च में ओ। इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीवा जो स्वर वर्गीकरण बताया उन्होंने, इसके 4 भाग हैं। तो पहला क्या है, जीवा की ऊंचाई के आधार पर। तो विवृत होगा, अर्धविवृत होगा, फिर संवृत होगा, फिर अर्ध संवृत होगा, ठीक। तो 2 याद रखने, विवृत और संवृत। तो विवृत आधा विवृत, संवृत है अर्थात आधा संवृत। अब जीवा की उत्थापित भाग की दृष्टि से तो इसके कहते हैं कि ये 3 भाग हैं। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर वाले होते हैं जो पहले आते हैं, जैसे ई, ऐ, ठीक है। मध्य स्वर में जो अ, इसका उच्चारण में कहेंगे संवृत और व्याकरण में क्या कहेंगे, विवृत, याद रखना है। अगर उच्चारण की दृष्टि से अ पूछें तो वे संवृत कहलाएगा, लेकिन व्याकरण की दृष्टि में कहेंगे तो विवृत होगा। अब पश्च स्वर बाद में बोलने जाने वाले वर्ण, उ, औ, आ। अब पढ़ते हैं, हमारे 4 भाग थे ना, तो 3, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा भाग ओष्ठ स्थिति के अनुसार ये भी कहते हैं 3 भाग हैं। प्रसत, ई, ऐ। वर्तुल यानी कि जो गोलाकार होता है, उ, औ।
फिर आता है अर्धवृत्तुल यानी कि आधर, दीर्घ आकार के उच्चारण की दृष्टि से। अब है मात्रक की दृष्टि से। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं और ये 3 मात्राएं होती हैं इसकी, एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रि। अब व्यंजन वर्गीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी 2 भागों में, स्थान और प्रयत्न। स्थान के आधार पर 8 भेद हैं, जो भी हमने पिछला पढ़ा था, ठीक है। और प्रयत्न के आधार पर 2 भेद हैं, ब्राह्य और आभ्यंतर। इसमें ब्राह्य जो भेद है वो 11 है, आभ्यंतर हमारे 8 भेद हैं, मतलब ऐसे तो 5 भेद हैं उस साइड में, ठीक है। और आभ्यंतर यहाँ पर ये 8 भेद हैं अलग से। स्पर्श कासे मातक, स्पर्श संग्रसी, संग्रसी, पार्श्व, लुट्ठित यानी लौड़ित, इसमें रा वर्ण आता है, लुत्पित डाढ़ा, अंतहस्ता अर्धस्वर, यह अनुनासिक, यह वर्णम यानी कि जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो ये हम सभी लोगों ने जाना कि ध्वनि यंत्र क्या होते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।